36 के बराबरी होगी एक बार। तो सौरभ फिर से दिखानी पड़ेगी हमें। थोड़ा स्क्रीन जो है कभी पूरी हरी होती है, कभी पूरी भगवा होती है, अभी बराबर है। थोड़ा बिल्कुल इंटरेस्टिंग मोड है। चुनाव में पेस बनाए रखना चाहता है उत्तर प्रदेश, चर्चा अभी जारी रखना चाहता है उत्तर प्रदेश। और ये देखिए अब कहां पर बदला है। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान आगे हो गए। अभी तक यहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी। बिजनौर में आरएलडी है, नगीना में चंद्रशेखर अभी भी आगे हैं। मुरादाबाद में देखिए बीजेपी आगे हो गई है। यहाँ रुचि वीरा जो है वो पीछे हो गई है मुरादाबाद में। रामपुर में अभी भी समाजवादी पार्टी है। इधर मेरठ में देखिए अब अरुण गोविल आगे हो गए। तस्वीर आप देखिए कैसे बदल रही है। मेरठ में अब अरुण गोविल आगे हो गए। अमरोहा में शुरुआत से बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है। बागपत में समाजवादी पार्टी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी यहाँ शुरुआत से भगवा रंग। ये तो सेफ सीटें हैं, ये सब बदलने वाला है। ये सेफ सीटें, ये नहीं बदलेगा। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी देखिए आगे चल रही है। इसके बाद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। डिंपल यादव पीछे हुई थी। जयवीर यहाँ पर उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने टक्कर दी थी। एटा में समाजवादी पार्टी आगे है। बदायूं की बात करेंगे तो शिवपाल यादव के बेटे आगे हैं। आंवला में समाजवादी पार्टी आगे। बरेली में बीजेपी आगे। टिकट बदला गया था, यहां से संतोष गंगवार का लग रहा था कि शायद यहां पर कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन इसे भी सेफ सीट माना जाता है, इसलिए बीजेपी आगे। पीलीभीत की अगर आप बात करेंगे यहां पर भी टिकट बदला गया। जितिन प्रसाद को उतारा गया यहां से मैदान में और ये सीट जितिन प्रसाद फिलहाल लीड कर रहे हैं सीट पर। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर और इधर आप देखिए फिर ये पूरा आपको हरा रंग नजर आएगा। उधर हरदोई, मिश्रिक और उन्नाव में आपको फिर भगवा रंग नजर आएगा। मोहनलालगंज में आपको समाजवादी पार्टी नजर आएगी। लखनऊ में बीजेपी। अमेठी और रायबरेली में तो लगातार राहुल आगे, लेकिन अमेठी 15,000 की लीड ली है कांग्रेस ने। 15,000 की लीड पे कांग्रेस चली गई। कहा अमेठी में, यानी कि स्मृति ईरानी यहाँ पीछे है। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी, प्रतापगढ़ में बीजेपी, फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी। इधर आगे बढ़िए, इटावा में समाजवादी पार्टी, कन्नौज में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। कानपुर की सीट पर बीजेपी, अकबरपुर में बीजेपी, जालौन में समाजवादी पार्टी, झांसी में बीजेपी। बुंदेलखंड की जो सीटें हैं यहां पर आपको बीजेपी नजर आएगी। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। फूलपुर में समाजवादी पार्टी और प्रयागराज में बदला था, समाजवादी पार्टी आगे हुई थी, लेकिन अब यहां फिर बीजेपी। मैनपुरी भी बदल गया है। मैनपुरी में पहले डिंपल पीछे थी, अब आगे डिंपल अब आगे हो गई है। ये भी ट्रेंड बदल गया है। इसके साथ ही अयोध्या में देखिए यहां पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, तो अभी तक बनाई हुई है। और ये बहुत बड़ा, अगर प्राची अगर अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम लहर, राम की बात हो रही थी, और आप जब ग्राउंड पे गई थी तब भी आप ये कह रही थी कि वहां पर इतनी आसान लड़ाई नहीं होने वाली है, और वही यहाँ पर दिख भी रहा है। कैंडिडेट बहुत अच्छा दिया था अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने। 7 बार के उनके विधायक है, दलित है, उसको उम्मीदवार उतारा था। भी कर दी थी सर। हाँ बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को वहां टिकट बदलना था। लल्लू सिंह को टिकट दिया जो पहले वहां से सांसद है, और उन्हें लग रहा था कि अब अयोध्या का मंदिर बन गया तो राम के नाम पे वोट मिल रहा है, तो उन्होंने, मुझे लग रहा है उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे एक तरफा जीत मानते हुए बहुत काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी अच्छा था, लेकिन अयोध्या से अगर भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। हालांकि अभी शुरुआती है, अभी बहुत शुरुआती रुझान में भी अगर अयोध्या जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाए तो ये बहुत सरप्राइजिंग है। शुरुआती कितने बजे तक रहते हैं? मेरे ख्याल से 10:30 11, कम से कम 10:30 11। मैं ये बता रहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर सीटें वो हैं जो या तो समाजवादी पार्टी ने जीती थी, या बीएसपी ने पिछली बार जीती थी, या फिर ऐसी सीटें जिस पे मार्जिन कम था। ये वही सीटें हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। पूर्वांचल की अगर बात करें सर, तो पूर्वांचल में कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए एक टफ बैटल ग्राउंड होने वाला है, तो वहां पर क्या स्थिति आ रही है? बलिया की अगर हम बात कर लें, साथ ही गाजीपुर, मिर्जापुर, इन तमाम सीटों पर। मिर्जापुर में तो एक बार ऐसा लग रहा था अनुप्रिया पटेल पीछे भी चल रही थी। हाँ नहीं, देखिए जिस तरह से अभी ये बात हो रही थी कि ये सिर्फ रुझान, शुरुआती रुझान है। 10 साढ़े 10 तक जो रुझान आएंगे वो कहीं जाके कन्वर्ट होते हैं। 10:30 वाले रुझान जो है जाके आगे कन्वर्ट होंगे। तो इसमें देखिए आप बात हो रही थी कि जो है मेरठ वाली बात हो रही थी। मेरठ में पहले पीछे चल रहे थे, फिर आगे हो गए। ऐड कर लीजिए 38 और 33 हो गया। 33 पर समाजवादी पार्टी और आगे निकल गई है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए 42 हो गया, आगे चल रही है। एनडीए 42 हो गया एनडीए। और जैसे ही बढ़ रहा है 200। मुजफ्फरनगर में बात हो रही थी, मुजफ्फरनगर में पहले पीछे हो गए थे। हाँ, तो संजीव सोम ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, और पीछे हो गए थे, फिर अब आगे हो गए। नहीं, अब आगे हो गए संजीव बालियान, आगे चल रहे हैं अब संजीव बालियान जो है ऊपर नीचे होंगे। और घोसी की सीट पर मेरे ख्याल से अभी भी समाजवादी पार्टी जो है आगे चल रही है। पर ये सारी सीटें वैसी हैं। देखिए मैंने आपको कहा 15 सीटें जो पिछली बार या तो समाजवादी पार्टी ने जो 5 जीती थी, या जो सीटें जो है बीएसपी ने जीती थी, या ऐसी सीटें जो कि जिसमें जो मार्जिन कम है।
मछली शहर की सीट है, बाकी सीटें है, श्रावस्ती मतलब की मुझे सीट लग रहा है है, कि जो चंदौली की सीट है, बसपा बहुत का सारी वोट ऐसी बैंक है वो पूरा उसमें का पूरा आपको वोट दिखाई बैंक समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है, ये तय हो रहा है। अगर इस तरह से वोट अगर समाजवादी पक्ष में जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं टूटेगा। बसपा का जो मायावती का था वो पूरा मैक्सिमम वोट मुझे लगता है कि लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि बेनिफिशरीज के चलते, रजत जी के बेनिफिशरीज एक लंबी एक पूरी की पूरी लिस्ट थी और बेनिफिशरीज के चलते दलित वोटर शायद बीजेपी के साथ आ जाए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। हाँ, जो मायावती को जिस तरह का चैलेंज देना चाहिए था वो नहीं दिया है और वे दिख भी रहा है। मायावती मुझे नहीं लगा कि कोई चुनाव में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, कोई बहुत मेहनत की है। उनको हमेशा लगता है कि भाई ये मेरा वोटर है, ये मुझे वोट देगा ही। अब स्थितियां बदली और जो मेहनत कर रहा था उसे घर बिठा दिया। आकाश आनंद भतीजा मेहनत कर रहा था तो उसको हटा दिया। लेकिन अब मायावती को क्या कहा जाएगा अगर यही ट्रेंड नतीजों में तब्दील होते हैं कि वो किसकी बी टीम है? इसमें वोट परसेंटेज देखिए मायावती। देखिए, मैं इसको नहीं मानता कि किसी की बी टीम थी। अगर आप उनके कैंडिडेट्स देखेंगे तो मायावती ने जहां समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए, वहां बीजेपी के खिलाफ जो है उसी जाति के, जिस जाति का बीजेपी का कैंडिडेट था उसके हिसाब से कैंडिडेट दिया। तो ऐसा नहीं था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कैंडिडेट्स देखिए बीएसपी के, वो ऐसे कैंडिडेट थे जो समाजवादी पार्टी का वोट भी काट रहे थे और बीजेपी के वोट भी काट रहे थे कई जगह। तो ये ऐसा नहीं कि जो बीएसपी है उसने ऐसा किया। दूसरा, जहाँ ये जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं इससे पोलस्टर्स की बहुत धक-धक बढ़ गई होगी। वहाँ पे एक बात ये और भी है कि देखिए, पोलस्टर्स ने ये भी कहा कि इन चुनावों में मुस्लिम वोट जो है वो विपक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा 50 कुछ % से 70 कुछ % हो गया। और दूसरी तरफ यादव वोट के लिए भी उसने कहा कि यादव वोट जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है विपक्ष की तरफ जा रहा है। तो अगर ये जो रुझान है ये अगर बदलते हैं नतीजों में तो उसका भी आपको रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दिखेगा। और अगर मिर्जापुर की सीट की बात करें तो वहां पर भी जिस तरह का कैंडिडेट दिया, बीजेपी से नाराज आप के नेता को ही आप टिकट पकड़ा देते हैं बिन समाज से, तो कहीं ना कहीं अच्छा कंपटीशन जो है वहां पर आपने क्रिएट करने की कोशिश की। अनुप्रिया पटेल की राह भी बहुत आसान नहीं दिख रही। देखिए, मेरा मानना है कि प्रत्याशी चयन एक चीज होती है, लेकिन जो राज्य की स्थिति आ रही है, अभी मायावती जी की बात हो रही थी, तो मायावती जी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक सीट जीती थी, 12% वोट था, लेकिन भाजपा के लिए 121 सीटों में उन्होंने फायदा दिया कि जो भाजपा का जीत का मार्जिन था उससे ज्यादा वोट वो लेके गई थी। तो यूपी की राजनीति में मायावती जी का जो वर्चस्व है वो दूसरा है, वो है कि उनका एक 12% 10-12% वोट क्या होता है। अभी इसका विश्लेषण करना ठीक नहीं है। पहले कितना वोट आया उनका उसको देखें तभी पता लगेगा। में जो कुर्मी वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था अनुप्रिया पटेल के कारण, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुर्मी वोट अनुप्रिया पटेल शायद नाराज हो गया, जिसके कारण वो मैं यहाँ पे नीरज शेखर बलिया की स्थिति भी देखना चाहूंगी क्योंकि वहां पर भी इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिल रही है। चंद्रशेखर जी बेटे राजीव शेखर लड़ रहे हैं वहां पर, नीरज शेखर और सनातन पांडे यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ वहां पर थोड़ी मुश्किल पैदा करने की कोशिश जरूर की गई थी। देखिए, ये तो माना जाता है कि नीरज शेखर बहुत ज्यादा सशक्त कैंडिडेट नहीं थे, ये भी माना जाता है। तो देखना होगा वहां पे किस तरह का। राज्यसभा सांसद है, उनको आपने टिकट दे दिया, वो फील्ड में सक्रिय नहीं थे लंबे समय से, लगा कि पिता के नाम पे चंद्रशेखर जी के नाम पे वो जीत जाएंगे, उनका क्षेत्र रहा है। क्या जात की जो प्रभुसत्ता किसी जमाने में हिंदुस्तान के चुनावों में चलती थी 90 से लेकर 2005 तक, वो जो है जात के नाम पर ही वोट पड़ती थी, तो क्या वो दोबारा आएगा पता नहीं। देखिए, सनातन पांडे ने कहा कि अगर गड़बड़ हुई या तो मेरी लाश गिरेगी या डीएम की लाश गिरेगी, ये उनका बयान था। इधर वो जात की जो आप बात कर रहे हैं तो वो भी यूपी में चल रही है, बिहार में नहीं चल रही। देखिए, अलग अलग ये भी बड़ा एक कमाल है भाई। ये भी जो मैंने पहले कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में पहले सेंटर वाज एन एग्रीगेशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, तो हर राज्य की अपनी राजनीति जो थी उसके हिसाब से वोट पड़ती थी और केंद्र में उसका एग्रीगेशन होता था। ये जो मैं आपसे रोकना चाहूंगी, जयराम रमेश जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, शायद अभी तक तो सवाल उठा रहे थे, अब शायद इन ट्रेंड से निष्पक्षता जो है शायद नजर आने लग गई होगी उनको। सुनाएंगे हम जयराम रमेश की बातें। तो देखिए, फिलहाल आप ट्रेंड्स में अगर आप देखें 288 पर एनडीए पहुंचा हुआ है, अभी भी लगातार एनडीए 272 के ऊपर मेंटेन किया हुआ है। अभी देखिए, अभी तो अब 400 वाली बात छोड़ दीजिए, अब जरा 272 पर आना चाहिए हमको दोबारा। बिहार को भी एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए, बिहार की सीटों को। जी, बिहार सर पूरी तरीके से एनडीए के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राम गोपाल यादव इस पर कुछ बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, सुने। अब देखिए, मतगणना शुरू होने ही वाली है, इसलिए अब कोई अनुमान लगाने से कोई काम नहीं चल, मतलब भी नहीं है। 2-3 घंटे इंतजार करें सब लोग, 12 बजे तक
ट्रेंड पूरा आ जाएगा हर जगह का और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस वक्त कोई ये कहे कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, इतनी